नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बीएमसी के चुनाव में बीजेपी ने भगवा परचम लहराते हुए अपने वनवास को खत्म किया है। यानी कि लगभग 30 सालों के बाद बीएमसी में कोई बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे पिछले चुनाव के मुकाबले में उनका आंकड़ा इस बार बहुत ज्यादा कम रहा है। उन्हें महज 64 सीटों पर ही संतोष होना पड़ा है। वहीं बीजेपी को 89 सीटें हासिल हुई हैं। ये 2017 के मुकाबले में बहुत ही कम आंकड़ा है, क्योंकि जब 2017 में बीएमसी का चुनाव हुआ था तब उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 84 सीटें मिली थी, लेकिन अब जो है वो 64 पर आकर के रुक गए हैं। अब सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे ने वो कौन सी बड़ी गलती की है जिसकी वजह से उन्हें बीएमसी के चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है। आखिर वो कौन सा फैसला है जो उद्धव ठाकरे को उन्हें पीछे धकेल दिया है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी रोहित हैं। रोहित, जैसा कि आप लगातार बीएमसी चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं, यहां तक कि आप वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए भी गए हुए थे, तो आपने जमीनी हालात वहां पे जा करके आपने देखी हैं। तो क्या वजह है कि उद्धव ठाकरे को इस तरीके से मुंह की खानी पड़ी है? सबसे पहले तो अगर बात करें ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ लोगों के बीच बातें थी, तो उसमें एक सबसे बड़ी बात थी कि उद्धव ठाकरे ने उन राज ठाकरे के साथ गठबंधन किया जिन्होंने मराठियों और हिंदी भाषियों का विवाद उत्पन्न किया। बिहारी और उत्तर प्रदेश को भैया जी कह कह के वहां पर मारा पीटा गया। वो तस्वीरें पिछले 1-1.5 साल में हमने देखी और वो पूरी इसी तरीके से स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी राज ठाकरे की तरफ से कि इसी पर चुनाव लड़ेंगे और मराठी मानुस की बात करके हम बीएमसी में कब्जा कर लेंगे। अब लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में तो कोई है नहीं राज ठाकरे का, तो राज ठाकरे के पास बहुत ज्यादा कुछ खोने को था नहीं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने गठबंधन कर लिया तो उद्धव ठाकरे का सब कुछ लुट गया। जो आखिरी किला था ठाकरे परिवार का वो भी ढह गया। विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में आप 20 सीटों के पास आकर सिमट जाते हैं। और फिर इसके बाद ये था कि नगर पंचायत के चुनाव होंगे, जो गांव में चुनाव होते हैं, अगर यूपी बिहार वाले समझें तो मुखिया और प्रधानी का चुनाव होता है। वहां पर भी हालत खराब हो गई इन सब की। वहां पर भी उद्धव ठाकरे की पार्टी साफ हो गई, मतलब गांव वालों ने नकार दिया कांग्रेस को, उद्धव ठाकरे को। फिर ये एक नजर थी कि बीएमसी चुनाव होंगे और तमाम बातें उस वक्त हुई कि पढ़े लिखे लोग हैं वो ठाकरे को चुनेंगे, कांग्रेस को चुनेंगे। और मुंबई जिसको जीतना, मतलब आप 6 राज्यों को जीत लेते हैं, 5-6 राज्यों से ज्यादा बजट बीएमसी का है। लेकिन बीएमसी की जब बारी आई तो बीएमसी में भी सब कुछ लुट गया। ये तो वहां पर जो लोग कह रहे थे कि ये गठबंधन करके उन्होंने गलती की, गठबंधन ना करते तब चीजें और अच्छी हो सकती थी उद्धव ठाकरे के लिए। लेकिन आज गलती ये नहीं की है उद्धव ठाकरे ने। पीछे थोड़ा चलेंगे तो और उद्धव ठाकरे की राजनीति का विश्लेषण करेंगे तो ये गलती उन्होंने की 2019 में, और उस गलती का खामियाजा वो लगातार भुगतते आ रहे हैं। 2-2.5 साल मुख्यमंत्री तो रह लिए, लेकिन विचारधारा से विपरीत जाना उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई है। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा जो अभी तक नजर आ रहा है। बिल्कुल, एक तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो विचारधारा से विपरीत जाना उनके लिए खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ। और दूसरी बात जो आपने ये कही कि उद्धव ठाकरे का अपने भाई यानी कि राज ठाकरे के साथ गठबंधन भी कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचाया है। अब तीसरी बात ये कि ये जो 227 सीटों पर ये जो चुनाव हुआ उसमें कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने मतलब आपको बताना चाहता हूं। वो ये है कि बीजेपी को 11,79,273 यानी कि 45.22% वोट मिले। वहीं शिवसेना यूबीटी को 7,17,736 वोट मिले और कांग्रेस को 2,42,664। तो इन आंकड़ों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की तरफ जाने के बजाय वो महाविकास आघाड़ी की तरफ आते, कांग्रेस की तरफ आते, तो जो दोनों कांग्रेस और उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना यूबीटी के जो वोटों का प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ पाता और बीजेपी से थोड़े से आसपास की दूरी पर वो रहते। हारते तो तब भी, लेकिन शायद
थोड़ी इज्जत बचा लेते। बिल्कुल हो सकता है कि जो पिछली बार का आंकड़ा था 84 उसके आसपास वो जाते, फिर अगर अकेले चुनाव लड़ते तो, लेकिन या फिर महाविकास अघाड़ी के साथ, लेकिन महाविकास अघाड़ी के साथ लड़ते तो क्या इतनी सीटों पर चुनाव लड़ पाते, ये बड़ा सवाल था। यहां तो दो भाई थे, 227 में आधी आधी बांट ली। वहां पर तो कांग्रेस अपना पूरा चलाने की कोशिश कर रही थी कि भाई हम तय करेंगे कि कितनी सीटें आपको देंगे, क्योंकि विधानसभा में आपकी हालत खराब हो गई थी महाराष्ट्र में। जब आप सत्ता में आए थे, विचारधारा के विपरीत जाकर कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ जब आपने गठबंधन करके सरकार बनाई, तब तो बहुत पूछा दिल्ली वालों ने भी, कांग्रेस वालों ने, शरद साहब ने भी खूब पूछा कि उद्धव ठाकरे क्योंकि सत्ता में आ गए। लेकिन जब शिवसेना टूटी, एकनाथ शिंदे ने बगावत की, असली शिवसेना वो अपने पास लेकर चले गए, नाम निशान सब उनका हो गया, तो फिर बाला साहब ठाकरे भी उनके हो गए। और विचारधारा का जो एक बहुत बड़ा कैनवास था, उसको बीजेपी ने तोड़ दिया कि शिवसेना हिंदू विरोधी हो गई है। तो जाते तो हो सकता है, अगर महाविकास अघाड़ी के साथ है, 64 से हो सकता है 75 सीटें चले जाते, लेकिन क्या वो जो 19 में गलती की उसको पाट पाते, ये बड़ा सवाल था। अब ऐसे में एआईएमआईएम को ले लीजिए, एआईएमआईएम का उदाहरण लेंगे तो शायद उद्धव ठाकरे सोचेंगे, कांग्रेस भी सोचेगी और शरद पवार भी सोचेंगे कि हम अकेले अकेले लड़ जाते तो बेहतर प्रदर्शन करते, और इन्हीं सबका फायदा उठाया। आप ओवैसी को बी टीम कहते रहिए, बी टीम कहते रहिए, लेकिन 4 कैंडिडेट जीते, 5 कैंडिडेट ओवैसी के, तो जहां पर भी उन्होंने चुनाव जीता है वहां पर या तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स के बीच लड़ाई थी, या तो कांग्रेस और शरद पवार की लड़ाई थी, या उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, या मतलब आपस में महाविकास अघाड़ी वाले की ही लड़ाई उसमें थी। और उसका फायदा ओवैसी उठा लेंगे। आप चिल्लाते रहिए कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, उन्होंने मुस्लिमों का वोट काट लिया और इसीलिए जीत गए, लेकिन ओवैसी का बीएमसी में खाता खुल जाना भाई, ये बड़ी बात है। वो महाराष्ट्र जहां पर बाला साहब ठाकरे जब तक थे, तब तक आप जानते हैं कि वो विचारधारा किस तरीके से हावी थी महाराष्ट्र में, और उनके आगे कोई नहीं टिकता था, एक छत्र राज हुआ करता था 3 दशक तक। 1997 से लेकर अभी तक आप देखिए 3 दशक बीत गए और ठाकरे परिवार को कोई हिला नहीं पाया। लेकिन आपने 19 में गलती की, 2 साल 2.5 साल आप मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद मुख्यमंत्री पद से हट गए, लोकसभा में ठीक प्रदर्शन किया तो विधानसभा में आप लुट गए, नगर पंचायत में लुट गए, और फिर आप बीएमसी में लुट गए। आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं। और एक बड़ी बात और, एक गलती और उद्धव ठाकरे की, और ये समझना होगा आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की, संजय राउत को थोड़ा शांत कराना पड़ेगा उन्हें। संजय राउत जितना घाटा कर रहे हैं ठाकरे परिवार का, उतना घाटा कोई नहीं कर रहा है। 2019 में याद हो न्याज, हर दिन उठते थे जब तक ये बात चल रही थी कि बीजेपी से गठबंधन होगा, नहीं हो पाएगा, मतलब चुनाव के बाद मुख्यमंत्री तो शिवसेना का होगा, मुख्यमंत्री तो शिवसेना का होगा, यही राग अलाप रहे थे। और उन्होंने बना लिया, उन्होंने अपनी बात को मनवाया और कांग्रेस के साथ बन गए। उसके बाद हर दिन संजय राउत उठते हैं, बयान देते हैं, और उस बयान का क्या असर पड़ता ये भी देखिए। कल हुई काउंटिंग 16 तारीख को, 10 बजे काउंटिंग शुरू होती है, 10:30 बजे ईवीएम खुलता है, जब बैलेट की काउंटिंग हो जाती है और पोस्टल बैलेट की, 10:30 बजे ईवीएम खुलता है। उस जैसे ईवीएम खुलता है, बयान आ जाता है संजय राउत का कि नतीजे कल ही तय हो गए हैं, बीएमसी के कमिश्नर और क्या कहते हैं बीजेपी के बीच बैठक हुई, कल नतीजे तय हो गए। मतलब कि इस तरीके की बयानबाजी करना जब आपका ईवीएम खुला ही नहीं है, तो ये दर्शाता है। और पिछले 5 साल में देखिए कितने बयान दिए हैं संजय राउत ने, उससे कितना घाटा हुआ है शिवसेना को। एक बार आदित्य ठाकरे को, उद्धव ठाकरे को, और अगर राज ठाकरे हैं अभी गठबंधन में उनके साथ, तो उनको बैठ के सोचना चाहिए कि इस एक व्यक्ति ने कितना घाटा कराया, और यह भी सोचना चाहिए कि क्यों बाला साहब ठाकरे ने संजय राउत को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। बिल्कुल। और रोहित, और ये हालांकि पहली बार नहीं हुआ है जो संजय राउत की आप बात कह रहे हैं, इससे पहले भी जो विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, बिहार में कई स्टेट में जो चुनाव हुए, उसमें भी आपने देखा होगा कि कई सारे कांग्रेस नेताओं ने बैलेट पेपर और काउंटिंग शुरू होने से पहले ही वो इस तरीके के बयान दे करके कहीं ना कहीं वो अपनी बौखलाहट जाहिर करते हैं। और दूसरी बात ये कि जो आपने एआईएमआईएम का जिक्र किया, तो उसको लेकर के ये भी कह दिया गया कि ओवैसी को कहीं ना कहीं ओवैसी जो है, ओवैसी और बीजेपी का दरवाजे के पीछे से उनका अपना गठबंधन है, इसको लेकर के भी एक मुद्दा बनाया गया। और तीसरी बात ये कि
आप ये जो बात कह रहे हैं कि चूंकि हम लोग बात यहां पे कर रहे हैं कि बीएमसी में जो उद्धव ठाकरे की हार हुई है उसका हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या वजह हो सकती है, तो इसमें से एक और सबसे खास वजह यह भी बताई जा रही है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं जो कि विश्लेषण कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि अगर महाविकास आघाड़ी के साथ उद्धव ठाकरे होते तो बहुत सारे ऐसे सीट हैं जो कि कांग्रेस प्रभावित सीट हैं, उस जगह पर महायुति के भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं और उस जगह पर उद्धव ठाकरे के गठबंधन के जो शिवसेना यूबीटी के भी कैंडिडेट हैं और कांग्रेस के भी कैंडिडेट हैं, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में वोटों का बंटवारा हुआ है जो कि सीधा फायदा जो है वो महायुति को पहुंचा है। तो क्या ये भी एक वजह बताई जा रही है जो कितना सही लग रहा है? देखिए, इस वजह की अगर आप पीछे जाएंगे कि साथ होते तो फिर आपको यह भी देखना होगा कि कहीं कहीं पर कई ऐसे सीटें रहे, जैसे नवी मुंबई आप देख लीजिए, ठाणे के आसपास के इलाकों में देख लीजिए, नागपुर में देख लीजिए, वहां पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच आमने सामने की टक्कर थी। उसमें फायदा तो किसी को नहीं हुआ, या तो वहां पर शिंदे सीट निकाल ले गए या तो बीजेपी, उनका भी कई जगह गठबंधन नहीं था, लेकिन उन्होंने ये बातें बहुत ज्यादा पब्लिकली आने ही नहीं दी। यहां तो ये रोज लड़ाई कर रहे हैं और वो बातें रोज छप रही हैं, या तो आपकी मीटिंग से ही कोई बात लीक कर रहा है जो कि हम लोगों तक पहुंच रही है और वो खबरें बन रही हैं, या बीजेपी तक पहुंच रही है वो खबरें बनवा दे रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे, अजीत पवार तो पूरा अलग होकर लड़े, लेकिन क्या उन्होंने बीजेपी को कहीं घाटा करवाया? आप अगर देखेंगे तो नहीं, क्योंकि बहुमत है उनके पास, बीजेपी प्लस के पास। शिंदे कई सीटों पर बीजेपी के सामने थे, वहां तो आमने सामने घाटा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना बेहतरीन मैनेजमेंट किया कि भले हम चलिए ठाणे में हम दोनों कैंडिडेट खड़े कर देते हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा प्रचार नहीं करेंगे, ये अंदर खाने ही मामला सुलझ जाएगा। अगर प्रचार हुआ, जैसे एक प्रचार हुआ कि एआईएमआईएम और बीजेपी का गठबंधन हो गया, बीजेपी तुरंत सामने आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और एक न्यूज चैनल पर बैठकर तुरंत खंडन करते हैं, नहीं ऐसा कोई गठबंधन नहीं है। हालांकि गठबंधन हो चुका था कहा गया, लेकिन बीजेपी को लगा कि ये बात उनके विपक्ष में जा सकती है, उन्होंने तुरंत खंडन कर दिया। एक जगह एआईएमआईएम कांग्रेस का गठबंधन हुआ, एआईएमआईएम ने आके खंडन कर दिया कि हम कोई गठबंधन नहीं कर रहे, क्योंकि एआईएमआईएम को पता था कि हम मजबूत हैं 8-10 सीट पर, अगर ये बात आगे तक चली तो मुस्लिम हमसे नाराज हो जाएंगे, वो कहेंगे फिर हम कांग्रेस को ही क्यों नहीं दें। एआईएमआईएम का तो कोर वोटर पहले मुस्लिम नहीं है ना, पहले तो कांग्रेस का है, तो वो क्यों भी पार्टी को देने जाएगा? तो कहेगा जब कांग्रेस के साथ ही हो भैया तो हम कांग्रेस को दें, हम तुमको क्यों दें। तो ओवैसी की पार्टी ने तुरंत आकर खंडन किया कि कांग्रेस से हमारा कोई गठबंधन नहीं। लेकिन ये लोग खंडन ही नहीं कर पाए, ये बता ही नहीं पाए कि उद्धव ठाकरे अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस अलग लड़ रही, इनकी लड़ाई ही चलती रही। खींचतान की सीट पर शेयरिंग सही से नहीं हो पाई, वहां कांग्रेस वाली सीट उद्धव मांग रहे थे, तो लोगों को लगा यार ये आपस में लड़ रहे हैं। उनको एमआई समझ में आई तो उन्होंने मीम को दे दिया वहां पर, उनको बीजेपी समझ में आई तो उन्होंने वहां दे दिया, कुछ नहीं समझ में आया तो उन्होंने उठाकर शरद पवार को वोट दे दिया। तो ये चीजें कह सकते हैं कि अगर आप होते तो बहुत फर्क पड़ता, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप विधानसभा में साथ थे और कुछ हासिल नहीं कर पाए। विधानसभा में भी आपकी हालत ये हुई कि नेता प्रतिपक्ष बनाने की सीट आपके पास नहीं बची, वो भी आपको नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए बीजेपी पर निर्भर रहना पड़ा कि अगर ये हाँ कर देंगे तो हमारा नेता प्रतिपक्ष हो जाएगा। चलिए अब ये आखिरी सवाल, अब चूंकि बीएमसी चुनाव हो गया, उसके नतीजे आ गए, बीजेपी का वनवास खत्म हुआ, लगभग 30 सालों के बाद अब बीजेपी का पहली बार मेयर आजादी के बाद, और 30 साल बाद शिवसेना हट रही वहां और पहली बार कोई बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है, तो अब आगे क्या, मतलब ये कि इसका क्या असर होगा। और दूसरी बात ये कि ये जो ठाकरे ब्रदर्स की राजनीति है, उनके राजनीतिक वजूद को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति करनी है तो मुझे, आप आगे की बात पूछ रहे हैं तो मुझे आगे ये लगता है कि महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बाला साहब ठाकरे उनके पोस्टर बॉय हैं। उद्धव ठाकरे केवल बेटा होने का गुमान कर सकते हैं कि वो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। राजनीतिक विरासत जो है वो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने कैप्चर कर ली है बाला साहब ठाकरे की, और ये वहां की जनता भी मान रही है कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को सम्मान किसी ने दिया तो बेटे उद्धव ने नहीं, वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है, आप जब मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर जाएंगे तो एक बहुत छोटा सा नाम है, आप इतना बड़ा नाम ही किसी एक्सप्रेसवे का रखते हैं, जैसे अपने हाल आगरा लखनऊ जहां से जहां कनेक्ट होता है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने वो एक्सप्रेसवे जब बनकर पूरा हुआ तब उन्होंने नाम क्या रखा, बहुत बड़ा नाम है। एक्सप्रेसवे के इतने बड़े नाम नहीं होते क्योंकि कोई ले ही नहीं पाएगा। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, और पूरा का पूरा ये हर जगह लिखा, कहीं शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा है। सबसे बड़ी बात,
अब आप ये सोचेंगे कि शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता था, लेकिन बड़े पूरे फॉर्म में क्यों लिखा गया? क्योंकि उनको ये बताना है कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा, विरासत को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और क्या एक्सप्रेसवे बनाया और उन्होंने इसका प्रचार किया कि हम बाला साहब ठाकरे को सम्मान दे रहे हैं। तो पहली बार बीजेपी ये सफल हो गई है वहां की जनता के दिमाग में बैठाने में कि बाला साहब ठाकरे की विरासत, उनके हिंदुत्व की छवि को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर उद्धव ठाकरे पीछे छूट गए हैं। दूसरा, अब यह होने जा रहा है कि दोनों भाई के रास्ते फिर अलग होंगे। 20 साल के बाद मंच पर आए थे, मुझे नहीं लगता कि अब आगे वो कंटिन्यू करेंगे, उनके रास्ते फिर अलग होंगे। तीसरा, जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे फिर से एनडीए में आएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है कि उन्होंने सब कुछ गवा दिया, सब कुछ ट्राई करके, क्या वो एनडीए में आएंगे? अगर एनडीए में नहीं आएंगे तो क्या उद्धव ठाकरे को अपना रास्ता अकेले तय करना चाहिए? अब यह भी एक सवाल है। ठीक है, 29 में चुनाव होंगे, नहीं हासिल कर पाएंगे उद्धव। चलिए मैं ये भी मान ले रहा हूं कि उद्धव कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे, लेकिन अगर वो अकेले रास्ते पर निकलेंगे तो आदित्य ठाकरे का भविष्य उज्जवल हो सकता है और वो एक छवि बना सकते हैं कि हम ही बाला साहब ठाकरे के असली वारिस और असली विरासत संभालने वाले हैं। क्योंकि बिना बाला साहब ठाकरे की चर्चा के महाराष्ट्र का कोई चुनाव अगले 20-30 साल क्या 100 साल तक नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना होगा। तो बाला साहब ठाकरे की छवि को जो जितना अच्छा बनाकर चलेगा, जनता उसके साथ कनेक्ट होगी। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद अगर वहां की जनता किसी को पूछती है, न्याज आप भी जानते हो विचारधारा जो रही है बाला साहब ठाकरे की, तो बाला साहब ठाकरे को ही वहां पर लोग उतना मानते हैं जितना छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं। तो उनकी विरासत संभालने की बात है। तो यही सब कुछ आगे मुझे लग रहा है कि होने जा रहा है। बाकी अब उद्धव ठाकरे को अपनी नई रणनीति और राजनीति तय करनी होगी। चलिए ठीक है, लेकिन एक बात जो आपने कही कि उद्धव ठाकरे के पास एक और रास्ता बचता है कि उन्हें फिर से घर वापसी करनी पड़ेगी, यानी कि इंडिया के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन वो अब जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे, ये भी बड़ा देखिए सवाल राजनीति है। में और हाँ, वो तो राजनीति की खैर बात अलग है क्योंकि राजनीति में सब कुछ संभव है। और इसके साथ साथ जो आपने ये कहा कि बाला साहेब ठाकरे की विरासत को जो आगे बढ़ाएगा वही जो है महाराष्ट्र की सत्ता पर कब्जा करेगा और वो जो है कुर्सी पर बैठेगा। खैर, जो हमने विश्लेषण किया कि उद्धव ठाकरे की हार की असल वजह क्या हो सकती है, क्या भाई के साथ जाना हार की वजह है, या फिर अघाड़ी का साथ छोड़ना हार की वजह है, या फिर बाला साहब की जो हिंदुत्व वाली एक छवि है, उनकी जो विरासत है, उसको भूल जाना उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी गलती है। आप क्या मानते हैं? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।